हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। ठीक है। तो उसका पहला लेक्चर यानी इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका था। आज ये हमारी दूसरी क्लास है, यानी हम कह सकते हैं कि यह हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है। कौन सा है? लेक्चर नंबर दूसरा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि उसमें थोड़ा सा बेसिक लिया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में समझ लिया था। उसके बाद हमने विलयन के बारे में पढ़ा था। यानी विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हमने विलयन कहा था। अब विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? एक घटक को हम विलायक कहते हैं, दूसरे घटक को हम विलेय कहते हैं। विलायक विलयन के उस घटक को कहते हैं जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है और जो अपनी भौतिक अवस्था बनाए रखता है, उसे हम विलायक कहते हैं। विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, तथा जो अपनी भौतिक अवस्था खो देता है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या है? ये विलेय है। इसके बाद हमने पढ़ा था पदार्थ की अवयवी पदार्थों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के पढ़े थे। किसके आधार पर? अवयवी पदार्थों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने तनु विलयन, दूसरा पढ़ा था सांद्र विलयन, तीसरा हमने संतृप्त, फिर असंतृप्त, फिर अति संतृप्त। ठीक है। तो संतृप्त में हमने क्या पढ़ लिया था? संतृप्त में हमने तनु विलयन में क्या पढ़ा था कि जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो, विलेय की मात्रा कम हो, उसे हमने तनु विलयन। जिसमें विलायक कम हो, विलेय ज्यादा हो, उसे हमने सांद्र विलयन कहा था। आवश्यक मात्रा यानी विलेय की आवश्यक मात्रा अगर उस विलयन में है तो उसे हमने संतृप्त कहा था। आवश्यकता से थोड़ा सा कम अगर विलेय उपस्थित है तो उसे हमने क्या कहा था? असंतृप्त कहा था। अति संतृप्त आवश्यकता से अधिक उपस्थित हो, यानी क्या कह सकते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा हो, उसे हमने अति संतृप्त विलयन कहा था। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी विलयन के प्रकार पढ़ेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयवों की अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयवों की भौतिक अवस्था के भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी हमें विलयनों के प्रकार पढ़ने हैं। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये देखने हैं। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम देखें तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर यानी विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि इस आधार पर विलयन इस आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा देख लें इसमें कि सबसे पहले हम यहां लिखें ठोस। एक मिनट। अच्छा, कुछ कट तो नहीं रहा है? सब कुछ आ रहा है? हाँ, सब कुछ आ रहा है। ठीक है। एक तरफ हम लिख लें विलेय और एक तरफ हम लिख लें विलायक। एक तरफ हम लिख लें विलेय, ये हमारा हो जाएगा विलेय, और ये हमारा हो जाएगा विलायक। ठीक है। तो एक हमारा विलेय हो गया, एक हमारा विलायक हो गया। तो पहला मान लो हमारे पास ठोस है। विलेय क्या है? ठोस है। दूसरा क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा, ठोस द्रव। और तीसरा हो जाएगा गैस। तीसरा हो जाएगा गैस। ठीक है। अब विलायक में क्या आ जाएगा? विलायक में हमारा आ जाएगा, पहले मान लो विलायक हमारा ठोस हुआ,
पहला विलायक हमारा क्या हुआ, ठोस हुआ। दूसरा फिर हमने द्रव ले लिया और तीसरा हमने गैस ले ली। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें तो होगा क्या, जैसे ठोस का ठोस में विलयन, यानी एक ठोस में जब हम दूसरे ठोस को क्या करेंगे, घोल देंगे या मिला देंगे। जैसे हमारी मिश्र धातुएं आती हैं, यानी कॉपर में जिंक, क्या आ जाएगा, कॉपर में जिंक। अगर हम कॉपर में जिंक धातु को मिला दें तो हमारी एक मिश्र धातु मिलेगी, क्या मिलेगी, कॉपर में जिंक अगर मिला देते हैं तो हमें पीतल मिलता है, क्या मिलता है, पीतल मिलता है। फिर आता है आपका ठोस में द्रव, यानी अब क्या है, विलेय क्या है हमारा, ठोस है, और विलायक क्या है, द्रव। यानी अब हमें द्रव में क्या मिलाना है, ठोस मिलाना है। तो द्रव में अगर हम ठोस मिलाएंगे तो हमारा विलयन मिलेगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम गैस में क्या मिला दें, ठोस मिला दें, क्या मिला दें, गैस में ठोस मिला दें, तो देखो ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, तीन ये हो गए। फिर यहाँ से अगर देखें तो द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, फिर गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, और गैस का गैस में। इस प्रकार से हमारे पूरे टोटल के टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो चलो एक एक करके हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ हम लिख लें, विलयन लिख लें, यहाँ विलयन लिखे ले रहे हैं, और यहाँ हम इसके उदाहरण लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, तो अब पहला हम लिखते हैं, पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा ठोस का ठोस में विलयन। क्या हो जाएगा, ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, तो ठोस का ठोस में विलयन, अगर हम इसका उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे कॉपर में, कॉपर में जिंक। तो कॉपर में जिंक अगर हम मिला दें तो क्या मिलेगा हमें, पीतल मिलेगा। क्या मिलेगा, पीतल मिलेगा। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठोस का ठोस में विलयन क्या हो जाएगा, जैसे कॉपर में कॉपर में अगर हम जिंक धातु मिला दें, क्या मिला दें, कॉपर में जिंक धातु मिला दें तो हमें पीतल मिलता है। ठोस का द्रव में मिले। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ठोस का, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठोस हमारा विलेय है और द्रव हमारा विलायक है। तो विलेय है हमारा ठोस है और द्रव हमारा विलायक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ठोस का द्रव में विलयन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल ले लें, यानी जल में NaCl, क्या हो जाएगा, जल में, जल में NaCl। तो NaCl हमारा क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। जल में NaCl लिख लो, NaCl, या हम चीनी लिख लें, NaCl या शुगर, चीनी, NaCl या चीनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे शरबत हो गया, नमक का पानी हो गया, तो दूसरा विलयन हो गया। अब तीसरा हम देखें, तीसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तीसरा हमारा हो जाएगा ठोस का गैस में विलयन, ठोस का, ठोस का गैस में विलयन। यानी ठोस का गैस में विलयन का मतलब क्या है कि ठोस को हमने किस में मिला दिया है, ठोस को हमने गैस में मिला दिया है। क्या मिला दिया, ठोस को हमने गैस में मिला दिया है। तो अब गैस में ठोस मिला है, क्या मिला है, गैस में ठोस मिला है। यानी गैस ज्यादा होगी और जो सॉलिड होगा वो कम होगा, क्योंकि गैस विलायक होगी ना बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, गैस विलायक हो जाएगी दोस्त, और ठोस हमारा विलेय हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ देखें, जैसे वायु में धुआं, क्या हो जाएगा, वायु में धुआं। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे वायु में धुआं। तो वायु में धुआं का मतलब क्या है, जो तुम्हारा धुएं में कार्बन होता है, धुएं में क्या होता है, कार्बन होता है। तो जो कार्बन होगा बेटा, कार्बन सॉलिड होता है,
और वायु क्या होगी, वायु तो गैस होगी। तो वायु में धुआं का मतलब है कि धुएं में कार्बन है। अब कार्बन का मतलब ठोस है, तो ठोस कम होगा, और वायु इसमें ज्यादा होगी, तो ठोस का गैस में विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस का गैस में विलयन हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो तीन तरह के ये हमारे हो गए, यानी ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, ये हो गए। अब अगर हम देखें द्रव के लिए, तो द्रव के लिए क्या हो जाएगा, देखो इधर, द्रव के लिए हो जाएगा जैसे द्रव का ठोस में विलयन, क्या हो जाएगा, द्रव का ठोस में विलयन, फिर द्रव का द्रव में विलयन, और फिर द्रव का गैस में विलयन। तो तीन ये हो गए आपके, क्या हो गए, तीन ये हो गए, तो छह हो जाएंगे पूरे हमारे पास। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, जैसे चौथा हो जाएगा, चौथा है, जैसे पहले क्या था, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। तो अब द्रव का ठोस में विलयन, क्या हो जाएगा, द्रव का ठोस में विलयन, फिर द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, क्या हो जाएगा, द्रव का गैस में विलयन। तो पहला हो जाएगा द्रव का, द्रव का ठोस में विलयन, ठीक है, द्रव का ठोस में विलयन, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया, द्रव का ठोस में विलयन। तो द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में विलयन का मतलब जैसे क्या है, जैसे सोने में पारा है, सोने में पारा, पारा क्या होता है, लिक्विड होता है, और सोना क्या होता है, ठोस होता है। जैसे जेली हो गई आपकी, क्या हो गई, जेली हो गई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आपका जेली आ जाएगी, जेली। या सोने में पारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोने में, सोने में पारा। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो विलायक है वो ठोस है, और द्रव क्या है, विलेय है, यानी द्रव की मात्रा कम होगी और ठोस की मात्रा ज्यादा होगी, द्रव की मात्रा कम होगी और ठोस की मात्रा ज्यादा होगी। तब हमारा क्या बनेगा, जैसे जेली है, तो जेली क्या होती है, लसलसी होती है। लसलसी का मतलब क्या है, हल्का सा उसमें, जैसे देखें जो जो जेली होती है, तो जेली में ठोस ज्यादा होगा और द्रव कम होगा, तभी तो वो हमेशा मतलब जेली की तरह है, सॉलिड की तरह है। जैसे जस्ट जेली आती है, आती है कि नहीं आती है। जैसे अगर हम ये देख लें, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी भी हम कह सकते हैं, गीली मिट्टी, इतनी गीली मिट्टी नहीं, उसमें पानी कम होगा और मिट्टी ज़्यादा होगी, तो जिससे हम कुछ आकार बना सकें उसे, वो भी हमारी हो जाए। जैसे आटा हो गया, तो आटा में हल्का पानी कम होता है, आटा ज़्यादा होता है, तो वो भी हमारा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो द्रव का ठोस में विलयन है वो क्या हो जाएगी, जेली हो जाएगी। द्रव का द्रव में विलयन हो जाएगा, तो पांचवा क्या हो जाएगा, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठीक है। तो द्रव का जब द्रव में विलयन हो जाएगा, तो द्रव, एक द्रव कुछ भी हो, यानी एक विलायक होगा, एक विलेय होगा। जैसे शराब में हम पानी मिला दें, क्या मिला दें, शराब में हम पानी मिला दें, समझ में आ गया, ठीक है। तो H2O में, H2O में, H2O में एल्कोहल, ठीक है। तो पानी में क्या मिलाते हैं, दारू मिला के इंसान पीता है, तो इसका मतलब क्या है, पानी भी द्रव है और अल्कोहल भी द्रव है, तो द्रव का द्रव में विलयन। छठवां क्या हो जाएगा आपका, छठवां हो जाएगा द्रव का गैस में विलयन, क्या हो जाएगा, द्रव का, द्रव का गैस में, द्रव का गैस में विलयन, ठीक है। तो द्रव का गैस में विलयन क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, द्रव का गैस में विलयन। तो द्रव का गैस में विलयन का मतलब क्या है, जैसे वायु में नमी हो जाना, द्रव का गैस में विलयन क्या है, यानी अब ध्यान से देखना, गैस हमारी विलायक होगी और द्रव हमारा विलेय होगा, तो द्रव का गैस में विलयन, यानी गैस हमारी ज्यादा होगी और द्रव हमारा कम होगा। तो जैसे वायु में नमी हो जाना, क्या हो जाना, वायु में नमी हो जाए, वायु क्या है, गैस है, ज्यादा मात्रा में होगी, नमी मतलब कम होगी, थोड़ी बहुत ही होगी, तो क्या हो जाएगा, जैसे वायु में नमी, वायु में नमी हो जाना, तो वायु में नमी किसका एग्जाम्पल है, द्रव का गैस में एग्जाम्पल है। अब अगर हम देखें तो देखो 6 प्रकार के हमारे विलयन हो गए। अब अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। तो ये 3 और हो गए, तो पूरे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे 9 हो जाएंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 7 नंबर, ये हमारा 7 हो गया, फिर 8 हो गया,
और फिर 9 होंगे। तो 7वां देख लें क्या हो जाएगा, गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन का मतलब क्या है कि जैसे प्लेटिनम धातु में, किसमें, प्लेटिनम या पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस का चिपकना, हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाना, चिपकना। तो धातु क्या होगी, यानी ठोस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब विलेय हमारा गैस है तो विलेय कम मात्रा में होगी। तो यानी सॉलिड में क्या हो जाता है, प्लेटिनम या पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है, चिपक जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, गैस का ठोस में विलयन। इसके बाद आता है गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा आपका गैस का द्रव में विलयन। तो गैस का द्रव में विलयन, इसके बाद गैस के द्रव में विलयन के बाद हो जाएगा गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कह रहा है गैस का द्रव में विलयन, तो देखो गैस हमारी कम मात्रा में होगी और द्रव हमारा ज्यादा मात्रा में होगी, क्योंकि द्रव हमारा विलायक है और गैस हमारी विलेय है। तो गैस का द्रव में विलयन, यानी द्रव में क्या घुली हुई है, गैस घुली हुई है। तो इसका मतलब होता है जैसे कोक में CO2, कोक में CO2। अब CO2 क्या है, CO2 गैस है। कोक मतलब क्या होता है, जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है, पानी ज़्यादा है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो गैस का द्रव में विलयन। गैस का गैस में विलयन जैसे वायु, तो वायु में तो क्या होती हैं, सारी गैसें मिली होती हैं। एक गैस जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब गैसें मिली होती हैं। ठीक है, तो इन सब का मिश्रण ही क्या कहलाता है, वायु कहलाता है। हीलियम हो गया। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है विलेयता। क्या है, विलेयता। विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इस ये क्या होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। इसी को हम क्या कह सकते हैं, घुलनशीलता भी कह सकते हैं, या घुलनशीलता। विलेयता या घुलनशीलता, ठीक है। विलेयता या घुलनशीलता, क्या होती है ये घुलनशीलता, देखो। तो घुलनशीलता क्या है, कोई विलायक है, उस विलायक में कितना ज्यादा हम विलेय घोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घुलनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, घुलनशीलता। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो क्या कहेंगे, किसी विलायक के किसी विलायक के किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 किसी विलायक के 100 ml में
ठीक है, क्या कहेंगे, घुलनशीलता का मतलब सीधा सा मतलब है कि उसमें कितनी ज्यादा, क्या मात्रा बोल सकते हैं, कितनी ज्यादा, यानी विलायक है तो किसी विलायक के 100 ग्राम में कितना ज्यादा विलेय घोला जा सकता है, यानी कैपेसिटी कितनी है उसकी, घोलने की क्षमता कितनी है। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में क्या हो जाएगा, किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय की, किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय की, विलेय या कोई पदार्थ हो गया, तो विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा, जितनी अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, विलेयता या, विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, ये हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने क्या भर दिया है, पानी भर दिया है, ठीक है, इस बर्तन में ये हमारा पानी भरा हुआ है, पानी कितना है, मान लो 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम पानी है। अब इसमें विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, इसमें कितना ज़्यादा विलेय घोला जा सकता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, घुलनशीलता, यानी उस विलायक की घुलनशीलता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, उस विलायक की घुलनशीलता कहलाएगी। तो क्या कहा, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ या विलेय की जो अधिकतम मात्रा ग्राम में घोली जा सकती है, उसे हम उस पदार्थ या विलेय की उस विलायक में घुलनशीलता कहते हैं, क्या कहेंगे, यानी उस विलायक की वो घुलनशीलता होगी, या हम उसे विलेयता कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया, नोट हो गया। बस अब एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है, अब आप लोगों का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की, गैसों की द्रव में, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो द्रव में गैस को घुलने से रोकेंगे या द्रव में गैस की घुलनशीलता को बढ़ाएंगे। तो वो हम फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं हम, हाँ, तो पहली हेडिंग लगा लेना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग है गैसों की प्रकृति, गैसों की
प्रकृति। ठीक है, गैसों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गैसेस, गैसों की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ गैस। तो अब देखो नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या है। नेचर ऑफ गैस का मतलब है कि अगर ऐसी गैसें हैं हमारे पास, क्या है हमारे पास ऐसी गैसें हैं जो विलायक से जल्दी क्रिया कर लेती हैं या विलायक से अच्छे से क्रिया कर लेती हैं या विलायक में आयनित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, या विलायक में आयनित हो जाती हैं। ऐसी गैसें जो विलायक से क्रिया कर लें या विलायक में आयनित हो जाएं तो क्या हो जाएंगी, वो अच्छे से घुलनशील हो जाएंगे, यानी घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ेगी उनकी। यानी अगर गैसों की प्रकृति कैसी है, गैसों की प्रकृति यानी विलायक में अच्छे ज़्यादा क्रियाशील हैं, घुलनशील हैं ज़्यादा, तो उसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। और अगर हम दूसरी बात कर लें कि या तो आयनित हो जाएं, क्या हो जाएं, आयनित हो जाएं, तो उनकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लें HCl गैस, तो HCl गैस पानी में क्या होगा, ज़्यादा घुलेगी कि कम घुलेगी। जैसे द्रव में हम देख रहे हैं ना, द्रव में तो द्रव हमारा पानी है, H2O क्या है, पानी है, H2O आयनित हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। और आपका HCl गैस भी आयनित हो जाती है, क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों अच्छे से एक दूसरे में घुल सकती हैं, यानी इनकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। तो अब हम लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे बेटा कि विलायक से क्रिया करने वाली जो या विलायक में आयनित होने वाली गैसों की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। तो क्या लिखेंगे, विलायक से क्रिया करने वाली विलायक से क्रिया करने वाली विलायक से क्रिया करने वाली या या विलायक में आयनित होने वाली, विलायक में आयनित होने वाली, आयनित होने वाली गैसों की घुलनशीलता, घुलनशीलता कह दो, गैसों की विलेयता, विलेयता या घुलनशीलता अधिक होती है, अधिक होती है। समझ में आ गया कि अगर विलायक से कोई ऐसी गैस है जो विलायक से क्रिया कर लेती है या विलायक में आयनित हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, वो गैस की उस गैस की घुलनशीलता बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, उस गैस की घुलनशीलता बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लें, अमोनिया गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, जैसे एग्जांपल है अमोनिया गैस हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, फिर HCl गैस हो गई, HCl गैस हो गई, एटसेट्रा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अच्छे से ज़्यादा घुलनशील होती है, तभी देखो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है और वो अच्छे से घुलनशील होती है, क्या होती है, अच्छे से घुलनशील होती है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया, इसी कोई समस्या। जैसे अगर हम इनको देखें, जैसे NH3 है तो अगर अब रिएक्शन करेंगी तभी तो घुलनशील होंगी ना। जैसे NH3 है, H2O में घुल जाएगी, किस में घुल जाएगी, NH3 है, अमोनिया गैस H2O में घुल जाएगी और H2O में घुलकर क्या बनाएगी, H2O में घुल करके NH4OH बनाएगी, क्या बनाएगी, NH4, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, क्या बना लेती है, अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, इसीलिए ये क्या है, जल में घुलनशील ज़्यादा, क्योंकि जल में घुलेगी तभी तो नया प्रोडक्ट बनाएगी। जब रिएक्शन होगी एक दूसरे में तभी तो नया प्रोडक्ट बनाएंगे, और अगर रिएक्शन ही नहीं होगी तो नया प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे। दैट इज क्लियर, क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, CO2 ले लें, और CO2 में H2O की रिएक्शन कराएं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिलेगा H2, यहाँ से मिल जाएगा हमें H2CO3 मिल जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट में, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या है, ये ऐसी गैसें हैं दोनों जो जल में अच्छे से घुलनशील हैं। क्या है, जल में अच्छे से घुलनशील हैं। अगर हम HCl गैस को देखें तो HCl गैस क्या करेगी, HCl गैस पानी में H2O में आयनित हो जाती है। क्या हो जाती है, H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगी, आयनित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो HCl गैस है वो भी पानी में अच्छे से घुलनशील होगी। यानी इन सब गैसों की जो विलायक, जो विलेयता है, ये पानी में या द्रव में अच्छे से ये घुलनशील होती है। तो वही लिखा है बेटा कि गैसों की प्रकृति, अगर गैसों की प्रकृति कैसी है, विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित होने वाली अगर गैसें हैं, क्या है, आयनित होने वाली अगर गैसें हैं, तो उनकी जो विलेयता होगी, क्या होगी, उनकी जो विलेयता होगी वो अधिक होती है। क्या होती है, उनकी विलेयता अधिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई समस्या यहाँ तक फिलहाल तो नहीं होनी चाहिए, यानी गैसों की जो विलेयता है वो अधिक होगी। समझ में आ गया, गैसों की विलेयता अधिक होगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से यहाँ तक नोट कर लें, फिर अगला पॉइंट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहली थी गैसों की प्रकृति। अब इसी में अगर हम लिखें, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगी, यानी गैसों में आयनित, यानी ऐसी गैसें जो आयनित ना हो या विलायक से क्रिया ना करें, तो उनकी जो घुलनशीलता होगी वो कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, हाँ, तो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा विलायक की प्रकृति। क्या है, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या होगा, देखो, तो विलायक कितने प्रकार के होते हैं देखा जाए तो विलायक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है ध्रुवी विलायक। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। नंबर एक होगा ध्रुवी विलायक, ध्रुवी, और दूसरा होगा अध्रुवी, दूसरा होगा अध्रुवी। देखो, ध्रुवी विलायक ऐसे विलायक होते हैं, ध्रुवी का मतलब क्या होता है, पोलराइज हो जाना। क्या हो जाना, पोल्स में टूट जाना, जैसे आयनित हो जाना। और अध्रुवी का मतलब जो आयनित ना हो, ध्रुवी का मतलब जो आयनों में टूट जाएं, या ध्रुवता का भी देखो कारण होता है। ध्रुवता का कारण अभी बता रहे हैं कि जो ध्रुवी का मतलब क्या होता है, या तो आयनों में टूट जाए। पहला पॉइंट क्या है ध्रुवता का, ध्रुवता का पहला पॉइंट है कि ध्रुवी होने के, देखो, या तो ध्रुवी विलायक जैसे H2O हो गया, तो ध्रुवता का कारण है कि या तो आयनित हो जाए, क्या हो जाए, आयनित हो जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, तो जो ध्रुवी विलायक है, ध्रुवी विलायक में जो ध्रुवी गैसें होंगी वो अच्छे से घुलेंगी,
और आध्रुवी में आध्रुवी गैसें अच्छे से घुलेंगी। किस में घुलेंगी? आध्रुवी में आध्रुवी अच्छे से घुलेंगी। ध्रुवी का मतलब क्या हो गया? ध्रुवी का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि या जैसे NH3 है, या तो केंद्रीय परमाणु पर, देखना ध्यान से, ध्रुवी का मतलब है, ध्रुवी का मतलब, तो ध्रुवी कौन होगा? ठीक है, तो ध्रुवी का मतलब हो गया कि कौन कौन से ध्रुवी होंगे, यानी जो आयनित हो जाएं, जिनके सिरों पर आयनन हो, जिनका आयनन हो जाए, या केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर हो। क्या हो जाए? केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर हो, लोन पेयर हो, या आपका पहला क्या हो जाए, या तो आयनन हो जाए उसका, या तो केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर हो, या तो एंगुलर संरचना हो। क्या हो? एंगुलर, यानी कोणीय संरचना होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कोणीय संरचना होनी चाहिए, कोणीय संरचना, या अनबैलेंस्ड संरचना होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड स्ट्रक्चर हो। कैसी हो? अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चर। जैसे आयनन का मतलब क्या है? जैसे HCl है तो ये तो आयनित हो जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर जैसे NH3 हो गया, या H2O ले लो बेटा, क्या हो जाएगा? H2O ले लो। तो H2O कैसा होता है? ध्रुवी होता है, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर होता है, 1 2 3 4, ये देखो केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर है। ठीक है, जैसे अमोनिया हो गया, तो अमोनिया पर क्या होगा? लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर। कैसा होता है? नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। और वैसे भी ये कोणीय संरचना है, तो ये कैसे होंगे? ध्रुवी होंगे, अनबैलेंस्ड संरचना। अगर जैसे CH4 ले लें, क्या ले लें? CH4 ले लें, तो CH4 में देखो, ये देखो चारों तरफ से बैलेंस है, हाइड्रोजन इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, ये चारों तरफ से बैलेंस्ड है, तो ये ध्रुवी नहीं होगा, ये अध्रुवी होगा। कैसा होगा? ये अध्रुवी होगा, ये अध्रुवी होगा। जबकि ये कैसे होंगे? ये ध्रुवी होंगे। क्या होंगे? ये ध्रुवी होंगे। तो आप लोगों को ध्रुवता मतलब समझ में आ गई, ध्रुवी होने के कारण क्या होते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग। ठीक है, इसी में फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी में अब आगे लिखते हैं हम लोग कि बेटा अब लिखें क्या, तो ध्रुवी गैसें, ध्रुवी गैसें, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, पेशेंस रखना, आराम से, हम आराम से समय से पहले अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। और एक आवश्यक सूचना ये भी है कि आप लोगों का ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा। जितनी भी क्लासेस रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, आप लोगों से एक भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का फ्री होने वाला है, बिल्कुल फ्री। फ्री मतलब फ्री, एक भी रुपये चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये मेरे चैनल पर टीचिंग बाय अखिलेश सर में फ्री आपकी क्लासेस रेगुलर वे पर चलती रहेंगी। बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो हो सकता है 1 2 दिन के लिए क्लासें कभी इधर उधर हो जाएं, बाकी आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो देखो, धैर्य रखेंगे और धैर्य के साथ पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या है, ध्रुवी गैसें, ध्रुवी विलायकों में, ध्रुवी गैसें, ध्रुवी विलायकों में, ध्रुवी गैसें ध्रुवी विलायकों में, विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं, अधिक घुलनशील होती हैं, अधिक घुलनशील होती हैं, जबकि आध्रुवी गैसें, जबकि आध्रुवी गैसें आध्रुवी विलायकों में, आध्रुवी गैसें आध्रुवी विलायकों में, आध्रुवी विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं, अधिक घुलनशील होती है।
ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे एक आप लोगों को एनसीईआरटी में एक लाइन मिल जाएगी, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समान समान को घोलता है। क्या है? समान समान को घोलता है। जैसे आप लोगों की क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शांत स्वभाव के होंगे, तो जो शांत स्वभाव के बच्चे होंगे जो, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी तरह के बच्चों में जल्दी घुल जाएंगे। और जो थोड़ा शरारती होंगे वो शरारती बच्चों में जल्दी घुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शरारती बच्चों में जल्दी घुल जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे कि जो शांत स्वभाव वाले बच्चों में और शरारती बच्चों के बीच में बॉन्डिंग बना लेते हैं अच्छी, यानी दोनों में अच्छे से घुलनशील हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो क्या होते हैं, जो शांत स्वभाव के होंगे वो शांत स्वभाव वाले में यानी अपनी कैटेगरी के बच्चों में ही घुलते हैं, और जो शरारती होंगे वो शरारती में ही घुलेंगे। ऐसे ही इसमें बेटा लाइक डिजॉल्व लाइव का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइक डिजॉल्व लाइव का मतलब होता है समान समान को घोलता है। इसका मतलब है एक जैसे को घोलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लें, अगर हमें नमक और पानी को घोलना है तो जल्दी घुल जाएगा। नमक और पानी को घोलें क्योंकि H2O भी आयनित हो जाता है और नमक भी आयनित हो जाएगा, NaCl भी आयनित हो जाता है। जबकि इसके रिस्पेक्ट में अगर हम चीनी को घोलें तो चीनी देर से घुलती है। क्या होती है? चीनी देर से घुलती है। क्यों चीनी देर से घुलती है? क्योंकि बेटा चीनी का आयनन नहीं होता है, चीनी घुल जाती है। अभी बताया है कि लाइक डिजॉल्व का लाइक का मतलब कि ध्रुवी यौगिक में घुलनशील होंगे और अध्रुवी अध्रुवी में, ध्रुवी ध्रुवी में और अध्रुवी अध्रुवी में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे चीनी है अध्रुवी है लेकिन फिर भी पानी में घुल जाती है। इसका कारण ये है क्योंकि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है चीनी में, और हाइड्रोजन बंध एक वीक बंध होता है। अगर हम डायरेक्ट हम क्या कर दें, डायरेक्ट हम पानी में चीनी को डालकर छोड़ दें तो हो सकता है वो इतनी जल्दी ना घुले या घुले ही ना। दूसरी चीज क्या होगी, अगर हम उसको उसको क्या करें, डिजोल्व करके ऐसे चम्मच या किसी चीज से उनको हिलाएंगे पानी को या चीनी को, तो वो क्या हो जाएगी, जल्दी घुल जाएगी। जल्दी क्यों घुल जाएगी? क्योंकि उसमें जब हम शेक करते हैं, उसको घुमाते हैं या हिलाते हैं, तो तब क्या होता है, तब उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। हल्की सी हीट उत्पन्न होगी तो उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से चीनी घुल जाती है पानी में, जबकि चीनी अध्रुवी है। तो अध्रुवी होते हुए भी चीनी पानी में घुल जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें उपस्थित होता है, इस वजह से। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या है? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो विलायक की प्रकृति, यानी अगर ध्रुवी विलायक है और ध्रुवी गैसें हैं तो ध्रुवी विलायक ध्रुवी में जल्दी घुल जाएंगी, जबकि अध्रुवी गैसें अध्रुवी विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं, सीधी सी बात है। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात कर लें इसके, तो देखो ध्रुवी विलायक दो तरह के हो सकते हैं। विलायक कितने प्रकार के होंगे? एक ध्रुवी होगा और दूसरा अध्रुवी होगा। तो ध्रुवी, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें ध्रुवी का, तो ध्रुवी में आपका आ जाएगा H2O। क्या आ जाएगा? H2O। और अध्रुवी में आ जाएगा जैसे C6H6 हो गया, बेंजीन हो गई आपकी, क्या हो जाएगी? बेंजीन हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्या हो जाएगा? CCl4 हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या पढ़ते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है? ये अध्रुवी हैं और ये ध्रुवी हैं। क्या है? अध्रुवी हैं और ध्रुवी हैं। तो जो ध्रुवी गैसें होंगी वो ध्रुवी में ज्यादा घुलनशील होंगी, जैसे NH3 हो गया आपका, NH3 हो गई, HCl हो गई, HCl हो गई, गैस हो गई, HCl हो गई। ये सब क्या है? ये ध्रुवी हैं, तो ये ध्रुवी में ज्यादा घुलनशील होंगी, जबकि अध्रुवी में ज्यादा घुलनशील होती हैं। समझ में आ गया? जैसे HCl गैस है और NH3 गैस है, ये H2O में घुलनशील होंगी। किस में घुलनशील होंगी? H2O में ज्यादा घुलनशील होती हैं। क्या होती हैं? ज्यादा घुलनशील होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बेटा 2 पॉइंट और बचे हैं, ये 2 पॉइंट मैं अगली क्लास में इनको कंसीडर कर लूँगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
क्लास ज़्यादा लंबी होगी, जितना ज़्यादा क्लास लंबी होगी उतना ही ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा। मतलब पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी कम आता है। छोटी छोटी क्लासें रहेंगी लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगी, और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके 1 डेढ़ महीने का अगर रिवीजन का टाइम मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।